बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहसन ज़फ़र और आज हमारा 14th लेक्चर है। 14th लेक्चर के अंदर हम लोग आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस 13 लेक्चर्स के अंदर हमने पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। पूरे चैप्टर के जितने टॉपिक्स थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस 14 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, जिसमें से 7 हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे और बाकी 7 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। इसको एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपस में जो रिलेशनशिप है वो ग्रेडियंट की फॉर्म में होता है। दैट इज़ माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर विद आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बता रहा होता है? ये डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज़ के बारे में बता रहा होता है, यानी जहाँ पर आपका पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा हो। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा होगा फील्ड की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये बातें हमने शुरू वाले जो टॉपिक्स थे हमारे उसके अंदर हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई आपको नज़र आ रही है। अब होता ये है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाती है तो डेल्टा वी क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस तो तब आता है ना जब दो पॉइंट्स के दरमियान में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस पाया जा रहा हो। जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं पाया जा रहा तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और जब डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी इट मीन्स देयर इज़ नो इंक्रीज़। किसी डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज़ नहीं हो रहा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मौजूद नहीं होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। Question number 2, if a point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया q और उसका मास था m, उसको हमने किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, अब उसको जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रिलीज़ किया, आज़ादाना तौर पर छोड़ा, तो वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो क्या उसकी मोशन रेक्टिलिनियर होगी? उसकी मोशन रेक्टिलिनियर बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड लाइंस, चूँकि हमारे पास फील्ड है, उसने क्या कहा कि हमारे पास इन द सेम डायरेक्शन। अब फील्ड लाइंस स्ट्रेट हैं, जब फील्ड लाइंस स्ट्रेट हैं तो हमारे पास जो उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन है वो भी स्ट्रेट ही आनी चाहिए। क्वेश्चन को दोबारा गौर से कर देखें। इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। जो आपकी फील्ड लाइंस हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं, किसी एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारा जो चार्ज है वो भी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि वो रेक्टिलिनियर मोशन शो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रूफ यहाँ पे दिया गया है कि E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू के बराबर होती है, यानी F इज़ इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। अब F को अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ के मुताबिक देखें तो F इज़ इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। यहाँ से अगर ए का एक्सप्रेशन निकालूँ तो क्यू ई ओवर एम। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज आपका एक्सीलरेट तो करेगा। ठीक है, एज द पॉइंट चार्ज मूव्स along द फील्ड लाइंस एंड हेयर इन दिस केस लाइंस आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो पॉइंट चार्ज वी विल मूव विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो आपका चार्ज जो सा है वो एक्सीलरेट तो करेगा लेकिन वो स्ट्रेट मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में है और चार्ज भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड एनर्जी? More precisely, what is the relationship between potential difference and electric potential energy? अब इसका आंसर दो पार्ट्स में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड एनर्जी क्या है? अगर हम लोग कैपेसिटर का केस ले लें, कैपेसिटर का केस ले लें तो उसमें हमने देखा था कि कैपेसिटर इनिशियली जो चार्ज नहीं हुआ हुआ उस वक्त उसके जो प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल आ रहा होता है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, लेकिन जब वो फुली चार्ज हो जाता है तब उसके प्लेट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल आ रही होती है उसकी वैल्यू वी होती है। तो अगर हमने वहाँ पर एवरेज पोटेंशियल निकाली थी तो वो क्या आई थी? वो 0 प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 आई थी, दैट वाज v/2। ये एवरेज पोटेंशियल हमने निकाली थी
जब एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। ठीक है। सेकेंडली हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये पोटेंशियल के बराबर होता है, और वर्क यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू था, तो हमने डब्ल्यू को यू से रिप्लेस किया। यू इज़ इक्वल टू वी एवरेज इंटू क्यू आ गया। यहाँ पर हमने क्यू की वैल्यू पुट कर दी। ये सारी बातें हमने कैपेसिटर वाले टॉपिक के अंदर पहले की हुई हैं, तो परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो u इज़ इक्वल टू सी वी का स्क्वायर ओवर 2 आ गया। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अब यहाँ पे u क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और v इज़ द पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, योर पोटेंशियल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल। तो इन केस ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वोल्टेज के दरमियान में ये रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल। अगर हम लोग जनरल टर्म्स में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान में क्या रिलेशनशिप पाया जाएगा, इसके लिए आप देख लें। अगेन हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट विच इज़ मूव फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया। बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करता है, वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता है। लेकिन हमने क्या किया, उसको नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करवाया, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ा। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या डिफ़ाइन कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब चूंकि हम लोग फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, सो इट मींस इट इज़ गिविंग अस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इज़ इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट आ जाएगा। अगर इसको वर्क के हवाले से मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज़ इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड इंटू क्यू नॉट। और ये वर्क क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देता है, तो डेल्टा यू से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। अगर यहाँ पर हम उस चार्ज को कांस्टेंट कंसीडर कर लें, यानी टेस्ट चार्ज जो था वो तो कांस्टेंट ही होगा ना, फील्ड के अंदर चलते चलते उसकी वैल्यू चेंज तो नहीं हो जाएगी। तो क्यू नॉट यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर कर लिया गया, तो वी कैन राइट इट डेल्टा यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी। यानी आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों के दरमियान में ये रिलेशनशिप पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। वाई वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान में ही क्यों मेजर की जाती है। आप देखेंगे जहाँ पर भी आप वोल्टेज मेजर करेंगे वो हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान में मेजर की जाती है। याद रखें वोल्टेज एक रिलेटिव क्वांटिटी है, उसके लिए आपके पास रेफरेंस का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास रेफरेंस मौजूद नहीं है तो आप वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी आप कहीं पर पोटेंशियल मालूम करते हैं तो वो आप पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट होता है। अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट मौजूद नहीं है तो आप पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। तो वोल्टेज का केस भी यही है कि वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान में इसी वजह से मेजर की जाती है। इसको हम किसी एक पॉइंट पे मेजर नहीं कर सकते बल्कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में मेजर करते हैं। उसके बाद हाउ आर द यूनिट्स ऑफ वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर रिलेटेड, हाउ डू दे डिफ़र। ये वही बात पूछी जा रही है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट के दरमियान में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जॉउल की जो कन्वर्जन पढ़ी थी ये वही पूछी जा रही है, हाउ द यूनिट्स ऑफ वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर रिलेटेड। तो जैसे कि हमें पता है डेल्टा यू किसके बराबर होता है, डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट के बराबर होता है। अगर इसको हम लोग यूनिट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जाउल इज़ इक्वल टू वोल्ट इंटू कूलम लिखा जा सकता है। अब एक और चीज़, अगर हम लोग क्यू नॉट को ई से रिप्लेस कर दें तो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू डेल्टा वी इंटू ई लिखा जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करें, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें और उसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएं। हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सो 1V इज़ इक्वल 1 वोल्ट इंटू 1.6 10 की पावर -19 कूलम्स। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1.6 10 की पावर -19 वोल्ट कूलम। और वोल्ट कूलम किसके बराबर था, ऊपर देख के हमें नज़र आ रहा है ये जाउल के बराबर था, तो हमने वोल्ट इंटू कूलम को जाउल से रिप्लेस कर देना है।
सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जाउल्स। तो ये हमारे पास वोल्ट का, जाउल्स का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का आपस का रिलेशनशिप आ गया। यहाँ से एक बात तो हमें नज़र आती है कि वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ही चीज़ के यूनिट नहीं हैं। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का यूनिट हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी का यूनिट है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। वोल्ट वोल्टेज का यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी का यूनिट है। और यही क्लैरिटी यहाँ पर देना मकसद था कि आपको पता हो कि ये दोनों यूनिट्स किस किस चीज़ के हैं। बुक में चूँकि ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। Question number 6. In what region of space is the potential due to a uniformly charged sphere the same as that of a point charge? In what region does it differ from that of a point charge? हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसकी वजह से किस पॉइंट पर वो किसी पॉइंट चार्ज के बराबर बिहेव कर सकता है या किसी पॉइंट चार्ज के मुताबिक बिहेव कर सकता है। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। क्या वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर किसी पॉइंट पर उतना पोटेंशियल दे सकता है जितना एक पॉइंट चार्ज देता है? क्या ये पॉसिबल है? और किसी पॉइंट पर क्या ये डिफरेंट दे सकता है? इस तरह से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, इसको दो पार्ट्स में आंसर करेंगे ताकि चीज़ें समझ आ जाएं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज़ सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है कि जब हम लोग किसी स्फीयर की बात करते हैं, चार्ज स्फीयर की बात करते हैं, तो चार्ज उसके सरफेस के ऊपर इकट्ठे होते हैं और वो चार्जेस जो उसके सरफेस के ऊपर इकट्ठे हुए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो वो किसी एक पॉइंट पर इतना पोटेंशियल दे सकते हैं जितना कि एक पॉइंट चार्ज देता है। मैथमेटिकली हमारे पास V इज़ इक्वल टू KQ/R के बराबर होता है, और यही एक्सप्रेशन हम लोग चार्ज स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर अप्लाई कर सकते हैं। चार्ज स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आउटसाइड ऑफ द स्फीयर की बात अगर हम करते हैं, तो जैसे फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि बड़ा R जो लिखा हुआ है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है। जब हमने रेडियस उससे बड़ा ले लिया, यानी R1 जो आपको नज़र आ रहा है वो उसके बाहर मौजूद बाउंड्री का रेडियस है, यानी उसके बाहर हमने एक कोई बाउंड्री सपोज़ कर ली है जिसका रेडियस R है। तो उस बाउंड्री के ऊपर हम कोई पॉइंट सपोज़ कर लें, तो उस पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, वो पोटेंशियल हमें इतना ही मिलेगा जितना कि एक पॉइंट चार्ज दे सकता है, V इज़ इक्वल टू KQ/R। जबकि हम स्फीयर के अंदर जब चले जाते हैं, तो स्फीयर के अंदर क्या होता है? स्फीयर के अंदर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि स्फीयर के अंदर तो चार्ज मौजूद ही नहीं है। जब स्फीयर के अंदर हम चले गए और स्फीयर के अंदर चार्ज मौजूद ही नहीं होता, तो उस केस में हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो हो गई, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि ये स्फीयर के अंदर पॉइंट चार्ज के बराबर पोटेंशियल नहीं दे सकता। जब किसी स्फीयर के अंदर, किसी चार्ज स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज के बराबर पोटेंशियल मौजूद नहीं होता। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन द पोटेंशियल ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बी सेम एज दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन हमने क्या किया, हमने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर से रिप्लेस कर दिया कि हमारे पास अब वो चार्ज स्फीयर ही है, लेकिन इस केस में वो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो क्या ये अब भी किसी पॉइंट पर इतना पोटेंशियल दे सकता है जितना पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज देता है? यस, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा इसके लिए बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के करीब नहीं हो सकता, उसके अंदर नहीं हो सकता, बल्कि उसके बाहर किसी दूर पॉइंट पर विद इन अ फील्ड, लेकिन चार्ज स्फीयर से कहीं दूर जाकर ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशंस जो सी हैं वो ज़्यादा डिटेल्ड हैं। उसके लिए हम लोग कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करके इंटीग्रेटेड फील्ड्स निकाल के इसका रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन वो चूँकि बुक के स्कोप का हिस्सा नहीं है तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ इतनी बात को जनरली समझ लेंगे कि हमारे पास जो स्फीयर है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उससे दूर किसी पॉइंट पर विद इन अ फील्ड, उससे दूर किसी पॉइंट पर पॉसिबल है
कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो किसी पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के बराबर हो। तो V इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर और V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू ओवर आर। अब V चूँकि आपका R के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो विद इन अ फील्ड बट अवे फ्रॉम स्फीयर ये पॉसिबल है कि कहीं पर पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के बराबर आ जाए। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज़्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसको समझने में माइट भी पॉसिबल कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, मना कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ से कन्फ्यूजन मज़ीद बढ़ेगी। तो इन जनरल इस कॉन्सेप्ट को याद रखें और समझ लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।